नमस्कार, आवाज समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जालियांवाला बाग की शहादत याद दिलाई। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का आरोप। कपिल सिब्बल का केंद्र सरकार पर हमला, नेशनल हेराल्ड को ईडी का नोटिस। जय भीम पदयात्रा में अंबेडकर समर्थकों ने दिखाई एकता, संविधान समर्पण की भावना। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले का अमेरिका में स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जालियांवाला बाग की शहादत याद दिलाई है। उन्होंने मासूम लोगों के बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम मोड़ भी बताया है। प्रधानमंत्री ने बैसाखी के दिन 2 पोस्ट किए। पहले में बैसाखी की शुभकामनाएं दी तो दूसरे में भारतीय इतिहास के काले अध्याय को याद दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम जालियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। गौरतलब है कि बैसाखी के दिन ही 1919 में अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में अंग्रेज अफसर ने क्रूरता की हद पार करते हुए निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। चूंकि उस दिन बैसाखी थी तो बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मेले में शामिल होने आए थे। इस अमानवीय घटना में सैकड़ों की जान गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। जालियांवाला बाग में उस दिन अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा का भी आयोजन किया गया था। अंग्रेजों ने शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग जनसभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सभा में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देखकर अंग्रेज अफसर बौखला गए और भीड़ को संभालने पहुंचे जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 90 सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां दाग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोग मारे गए थे। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित प्रदेश कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और उनके स्मारक बनाने से भी मना कर दिया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर को चुनाव हारने दिया और उनके महापरिनिर्वाण के बाद स्मारक भी नहीं बनने दिया। सीएम योगी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन कब्जे में कर ली गई है और अब जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जो लोग दलित हितैषी होने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टियों से जुड़े लोगों ने गरीब, वंचितों और दलितों की सबसे ज्यादा जमीनें कब्जे में कर ली हैं। कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे? यहां पे भी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाए। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी उसके एक बड़े भाग को, जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड को ईडी का नोटिस मिलने पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों की मदद से कांग्रेस को पंगु बनाने का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि ये नोटिस लोकतंत्र पर हमला है और इसका उद्देश्य अखबार की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना है, जिनमें कांग्रेस के कार्यालय चल रहे हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर अपनी राजनीति करना चाहती है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि ईडी के नोटिस का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को कब्जे में लेने के ईडी के नोटिस के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर नोटिस चिपका दिए हैं। इन संपत्तियों की कीमत 661 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये बात आपको लोगों को जान लेनी चाहिए कि ये जो ईडी का जो पोजेशन का नोटिस आया है, इसके पीछे केवल एक ही भाव है कि किसी तरीके से ये जो संपत्ति है न्यूज़पेपर की, जो जिसमें कांग्रेस दफ्तर चल रहे हैं, वो सारी संपत्ति नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो ले लें, ताकि इस दल को पैरालाइज किया जाए, कांग्रेस पार्टी को पैरालाइज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास इतना साधन तो है नहीं जितना इनके पास है कि ये 5-5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो असम में हो चाहे दिल्ली में हो, 7 स्टार स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा। वहाँ तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इनको तकलीफ ये है कि भाई कोई भी ऑपोजिशन इस देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी करें। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देश भर में जय भीम पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम पहली बार सभी राज्यों की राजधानियों में एक साथ आयोजित किया गया। मुंबई में नरीमन पॉइंट से शुरू हुई पदयात्रा में 2000 से अधिक युवा शामिल हुए। राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने युवाओं को डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में लाइव स्ट्रीट शो, श्रद्धांजलि कोना और संविधान प्रतिज्ञा ने लोगों का ध्यान खींचा। ये पदयात्रा संविधान के 75वें वर्षों की प्रेरणा के रूप में 9वीं कड़ी थी। मंत्रालय ने सभी युवाओं से मेरा भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर लोकतंत्र के इस मार्ग पर साथ चलने की अपील की है। आज ये पद यात्रा संपूर्ण भारत भर में भारत सरकार के माध्यम से, हमारे युवा खेल मंत्रालय के माध्यम से हमने आयोजित की है। उसका एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो विचार, जो संविधान हमारे लोगों को दिया हुआ है, उस संविधान के माध्यम से आज का युवा कैसे आगे बढ़े, इस देश को विकसित बनाने के लिए युवा का सहभाग, युवा का योगदान उतना ही जरूरी है। इस पद यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश सभी युवाओं को दे रहे हैं कि आप अपने महापुरुषों के विचारों के साथ आगे बढ़े और इस देश को विकसित बनाएं। नामदेवसाठी दिशाज्योत फाउंडेशन की तरफ से पूरे मानपुर महाराष्ट्र में 11 साल से काम करती हूँ। और आज जो पदयात्रा फ्रॉम मिनिस्ट्री के दौरान जो पदयात्रा हुई है, यहाँ माननीय ताई खड़से और मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे। उनके हस्ते मुझे पारितोषिक वितरण हुआ। जो माय भारत, इसके अंतर्गत जो अभियान चल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के आगमन पे, कि जो युवक पूरे महाराष्ट्र भर में जो भी युवक सामाजिक उपक्रम, कला, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको पारितोषिक वितरण किया था। आज मेरा भाग्य है कि उनके हाथ से मुझे पुरस्कार वितरण हुआ है। धन्यवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। रामदास आठवले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाए जा रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर अमेरिका में अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता दिलीप मस्के और दीपक बंसल ने रामदास आठवले का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आठवले की पत्नी सीमाताई आठवले उनके साथ है।
रामदास आठवले का ये 6 दिवसीय अमेरिकी दौरा है और 18 अप्रैल को वो भारत लौटेंगे। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 48 घंटे के अंदर इस कानून को बदल देंगे। सपा सांसद ने कहा कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान के विपरीत है। इस कानून को उनकी सरकार आने पर हटा दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का भी समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वक्फ कानून उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी। सपा सांसद ने भी इस कानून के विरोध में आवाज उठाई है और कहा है कि उनकी सरकार आने पर इस कानून को हटाया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने वाले तहव्वुर राना से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए 2008 में हुए हमले की बड़ी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है। राणा को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित एनआईए के हेड ऑफिस में कड़ी सुरक्षा वाली सेल में रखा गया है। सुरक्षाकर्मी दिन रात उसकी निगरानी कर रहे हैं। राणा को सामान्य कैदी की तरह रखा जा रहा है और उसकी धार्मिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस हमले से पहले मिले लोगों और आईएसआई जैसे संगठनों से उसके संबंधों के बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राणा को किसी भी अन्य गिरफ्तार व्यक्ति की तरह माना जा रहा है। कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जा रहा है। राणा ने कुरान की एक कॉपी मांगी थी जो उसे दे दी गई। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हुए देखा गया। कुरान के अलावा राणा ने पेन और पेपर भी मांगा था जो उसे दे दिया गया है। हालांकि उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि वो पेन का इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करे। कोर्ट के आदेश के अनुसार राणा को हर दूसरे दिन दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से दिए गए वकील से मिलने की अनुमति है। उसका हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों की तरह सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी विशाल गवली ने तलोजा जेल में आत्महत्या कर ली। इस मामले में पीड़ित परिवार विशाल गवली का एनकाउंटर करने की मांग कर रहा था। वहीं अब जानकारी सामने आई है कि 13 अप्रैल की सुबह होने से पहले 3:30 बजे के करीब जेल में विशाल गवली ने शौचालय में तौलिए से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि 23 दिसंबर 2024 को विशाल गवली ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और पत्नी साक्षी गवली की मदद से शव को भिवंडी के बापगांव इलाके में फेंक दिया। विशाल गवली को पुलिस ने उसकी पत्नी के गांव शेगांव से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच के दौरान पता चला कि विशाल गवली ने पहले भी कई बच्चों को अपना शिकार बनाया था। ये खुलासा हुआ कि विशाल गवली नाबालिग लड़कियों और लड़कों का यौन शोषण कर रहा था। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसलिए पूरे राज्य में ऐसे हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही थी। सड़कों पर लोगों ने आंदोलन भी किया और आरोपी को मौत की सजा देने की मांग भी की थी। बता दें कि विशाल गवली पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वो इस प्रकार से हैं: 2015 में एक घातक हमला, 2016 में एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न,
2019 में विशाल गवली को तड़ीपार किया गया था, लेकिन उसने आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए मामला दर्ज। 2020 में तड़ीपार आदेश का फिर से उल्लंघन। 2021 में लड़के के साथ रेप। 2022 में डकैती की घटना। 2023 में नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न। फिर 2024 में उसने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी। विशाल गवली की आत्महत्या के बाद नाबालिग लड़की के पिता ने बयान में कहा है कि ये भगवान का न्याय है। जैसा विशाल गवली ने कर्म किया था, उसे भगवान ने वैसी ही सजा दी। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। अगर हमने जो खास वो हमने हमारे दीदी के साथ में जो उसने जिन्होंने हरकत किया था, वो तो हम कोर्ट में केस लड़ी रहे थे और शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हमारे श्री श्रीकांत शिंदे खासदार साहब और परिवहन मंडल 3 के अतुल झंडे साहब की टीम और एसीपी घेटे साहब और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन गणेश नायडे, इन्होंने बहुत हमको सहकार किया, बहुत सपोर्ट किया और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। और ये इसको जो हुआ है इसके साथ में ऐसे और किसी की बेटी और किसी की लड़की हर एक, और ये सब भगवान का सब उसको दंड है, बाकी और किसी का दोषी नहीं, सब भगवान का दंड है। खरं तर ज्या पद्धतीने त्या मुलीचं अतिशय अत्याचार करून निर्भूलपणे त्याने हत्या केली, त्या नराधमाने फाशी घेतली असं कळतंय। पण मला वाटतं की ह्याच्यामध्ये आमचं कोणत्याही प्रकारचं समाधान झालेलं नाही। जर त्याला शासनाने ज्या पद्धतीने त्या मुलीवरती अत्याचार झाले तशाच पद्धतीने जर त्याला क्रूरपणे त्याला 3 महिन्याच्या आत त्याच्यावरती ट्रायलवर घेऊन त्याला जर भर चौकात जर फाशी दिली असती तर खरोखर समाधान पण झालं असतं आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले जे असे नराधम आहेत त्यांनी असं कृत्य करताना त्यांना धाक बसला असता। त्यामुळे कुठेतरी विशाल गवळीने आत्महत्या जी केली आहे त्या गोष्टीला घेऊन आमच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आनंद नाही। ह्या आत्महत्या संदर्भात किंवा कशात तो प्रेशरमध्ये नव्हताच, तो फक्त सांगत होता की मी निर्दोष आहे, मी काही केलेलं नाही, त्याच्यामुळे त्याचा आत्महत्या करण्याचा प्रश्नच येत नाही। बोललेला नाही येतो का मला तिथे त्रास वगैरे झालाय, कारण विशाल गवलीने त्यांच्या मम्मीला आणि पप्पांना कॉल करून सुद्धा सांगितलेला होता हे आतमध्ये आता आम्ही गेल्यानंतर आम्हाला समजेल का काय झालं। आणि हा माणूस 100 किलो वजनाचा माणूस तो आतमध्ये टॉवेल आणि कशा प्रकारे फाशी घेईल हे असं होऊच शकत नाही। कुठल्या म्हणजे प्रशासन हे काय करत होते आतमध्ये, कोणता प्रोटेक्शन होता? तुम्ही न्यूज मध्ये सांगत होते का बोलता राजकीय बल आहे, राजकीय बल असताना हे कसं काय घडणार? तुम्ही सांगा कसं घडणार आहे राजकीय बल असताना? रात्री मी माझ्या भाऊजाला ज्या मुलीचा बाप आहे सारखा सतत शिव्या घालत आहे, तिथे एरियात ना जे काम करायला जातात मंडपाचा त्यांना सुद्धा तो मुलीचा बाप सांगतो का मला एकनाथ शिंदेचा सपोर्ट आहे, मला असं आहे, मी वरपर्यंत फोन करेन, मी असं करेन तसं करेन। एरियात आमच्या भाऊजाला माझ्या वहिनीला सुद्धा तो जाऊन देत नाही। ते कशा प्रकारे तिथे काय करणार आहेत, म्हणजे काय करणार आहे? पोलीस सुद्धा मदत करत नाही। आम्ही रात्री 10 वाजता पोलीस स्टेशनला गेलो, कोलशेवाडी पोलीस स्टेशनला, ते सांगतात एक प्रकारे आम्ही त्यांना सपोर्ट करू पण बोलतो तुम्हाला नाही। असं कसं काय होऊ शकतं? समृद्धि राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रेलर पुल के नीचे फंस गया। ये घटना बुल्ढाना जिले के मेहकर तालुका के डोनगांव के पास हुई। ट्रेलर को निकालने के लिए 2 घंटे के अथक प्रयास किए गए। इस दौरान यातायात की एक लेन 2 घंटे तक बंद करनी पड़ी। 2 घंटे के प्रयास के बाद ट्रेलर को सफलतापूर्वक पुल के नीचे से निकाला गया। समृद्धि राजमार्ग विभिन्न कारणों से हमेशा चर्चा में रहता है। इस घटना के बाद यातायात को फिर से शुरू कर दिया है। बुल्ढाना जिले के चिखली तालुका के मंगरूल नवघरे में एक किसान की गौशाला में रखी 12 बकरियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इन बकरियों की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है।
संभावना है कि जंगली जानवरों ने इन बकरियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। यह घटना आधी रात के बाद घटी है। मौके पर कई मृत बकरियां पाई गई हैं। वन विभाग की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है और न ही पंचनामा बनाया है। इस घटना से किसान शेख आरिफ शेख हमाज को लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के बाद किसान और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वन विभाग की लापरवाही के कारण पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। आमचे काका आहे अब्दुल आरी अमीर हमजा यांची इथं जवळपास 10 ते 12 बकऱ्या आहेत आणि व्यवहार आहे, म्हणजे यांची इकडे 1 एकर जमीन आहे, त्याच्यामुळे हे साईड बिझनेस म्हणून बकऱ्याचा बिझनेस करतायत. पण त्याच्यात काय झालं, काल आमच्या मोठ्या काकाची इथं लग्न असतं, त्याच्यामुळे हे रात्री म्हणजे दररोज इथंच झोपतात. काल ते झोपणं झालं नाही, 12 वाजेपर्यंत आम्ही इथं होतो, म्हणजे हे होते. त्याच्यानं कार्यक्रम होते, घरी गेले. तर जवळपास 12च्या नंतर 1-2 वाजेपर्यंत जंगल्या प्राण्यांनी हमला करून जवळपास 10 ते 15 बकऱ्याला मारले गेले. और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तापसी पन्नू ने इस तपती गर्मी में गरीब लोगों की मदद के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। उन्होंने झुग्गियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को पंखे और कूलर बांटे। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो गरीब लोगों से हाथ मिलाते और बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। तापसी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि प्यार बांटने से बढ़ता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तापसी पन्नू ने लोगों की मदद करने के लिए हेमकुंड फाउंडेशन के साथ मिलकर एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल के तहत उन्होंने झुग्गियों और कम आय वाले इलाकों में पंखे और कूलर बांटे हैं। तापसी की इस दरियादिली पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू आखिरी बार फिल्म हसीन दिलरुबा के दूसरे पार्ट में नजर आई थी। संगीतकार ए.आर. रहमान और शामक डावर एक साथ मंच साझा करने जा रहे हैं, जो द वंडर मेड टूर के प्रीमियर का हिस्सा होगा। रहमान ने शामक के साथ अपने पिछले अनुभव को याद करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि शामक इस शो में अपनी कला से जादू बिखेरेंगे। ये शो संगीत और नृत्य का उत्सव है, जो दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। शामक डावर ने भी रहमान के साथ काम करने की खुशी जताई और कहा कि रहमान का संगीत सीधे दिल तक जाता है। इस टूर में शामक रहमान के गानों को डांस के जरिए जीवंत करेंगे, जो दर्शकों के लिए एक भावनात्मक और खुशी भरा अनुभव होगा। ये कॉन्सर्ट 1 से 4 मई तक चलने वाला वेव समिट का हिस्सा है, जो दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की घोषणा की है, जिसमें उनकी 3 पत्नियां और एक गर्लफ्रेंड है। हाल ही में उन्होंने एक नए पोस्टर के साथ सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस फोटो में कपिल शर्मा एक पंजाबी दुल्हन के साथ पोज दे रहे हैं। कपिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वो पंजाबी दुल्हन के साथ नजर आ रहे हैं। ये दुल्हन कौन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया है। आपको बता दें कि फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 एक भरपूर कॉमेडी और कंफ्यूजन से भरी फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी है। खबरों की माने तो इस फिल्म में एक्ट्रेस पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और आयशा ने कपिल की 3 पत्नियों का रोल निभाया है। कपिल और मनजोत सिंह जैसे सितारों से सजी ये फिल्म ऑडियंस को हंसाने के लिए तैयार है। फैंस ने कपिल की इस फिल्म के लिए उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है।
और आवाज़ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।